सो लास्ट क्लास में मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम बताया था। Al2O3.2H2O इस बॉक्साइट और it contains impurity of TiO2, Fe2O3 and SiO2 mainly। अगर Fe2O3 की impurity ज्यादा होती है then it is red bauxite। अगर SiO2 की impurity ज्यादा होती है then it is white bauxite। So after crushing and grinding, the ore is concentrated by leaching process। In case of red bauxite, ore is concentrated by Bayer process। In case of low grade red bauxite, ore is concentrated by Hall's process। In case of white bauxite, the ore is concentrated by Serpek process। By all these processes, from this ore, pure alumina is obtained। इन सारी प्रोसेसेस से प्योर एल्यूमिना मिल जाता है। देन इस एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे कॉल्ड हेरोल्ड्स प्रोसेस। हेरोल्ड्स प्रोसेस तो इससे एल्यूमिनियम मिलता है और इसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, देन प्योर एल्यूमिनियम मिलेगा, दैट इज हुप्स प्रोसेस। तो एल्यूमिनियम की मेटलर्जी का फ्लो डायग्राम ये रहेगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल Bayer's process। The description of Bayer's process: red bauxite is dissolved in 45%। पहले रेड बॉक्साइट को इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कैल्सिनेशन कर लेते हैं। रेड बॉक्साइट को पहले लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कैल्सिनेशन कर लेते हैं, थोड़ा हीट कर लेते हैं ताकि इसके अंदर अगर FeO हो तो वो Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाए। रेड बॉक्साइट में वैसे ही Fe2O3 ज्यादा रहता है, इसमें थोड़ा FeO भी रहेगा, वो भी Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन this calcinated ore is dissolved in 45% NaOH solution at about 150 degree centigrade and 80 pound pressure
for about 8 hours in an autoclave. इससे और डिसॉल्व हो जाता है. रेसिड्यू कंटेन्स Fe2O3 and TiO2 while filtrate contains NaAlO2 Na2SiO3. तो यहां पर ओर को डिसॉल्व कर दिया है. ओर को डिसॉल्व कर दिया है 45% NaOH में. ये ओर डिसॉल्व हो जाता है Al2O3.2H2O dissolves in NaOH to form sodium meta-aluminate. एंड SiO2 ये एसिडिक कंपाउंड है. नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं. बेस से रिएक्शन करके ये भी डिसॉल्व हो जाता है. तो बिकॉज ऑफ दीज रिएक्शंस बॉक्साइट और NaOH में डिसॉल्व हो जाता है. सिलिका की इम्प्योरिटी डिसॉल्व हो जाती है. Fe2O3 TiO2 की इम्प्योरिटी डिसॉल्व नहीं होती है. उसको फिल्टर कर लेते हैं. फिल्ट्रेट में ये दोनों चीजें प्रेजेंट है. नाउ दिस फिल्ट्रेट is diluted with huge amount of water. इसको फिल्ट्रेट को ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर से डाइल्यूट करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कर देंगे इसमें एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड. डाइल्यूटेड विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर और CO2 ऐड करते हैं एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस फ्रेश प्रेसिपिटेट ऑफ AlOH होल थ्राइस डालते हैं इसमें. तो काफी सारा AlOH होल थ्राइस प्रेसिपिटेट हो जाता है. थोड़ा सा AlOH होल थ्राइस डालते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ AlOH होल थ्राइस प्रेसिपिटेट हो जाता है. एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है तो एल्यूमिनियम 3+ आयन स्लाइटली बेसिक मीडियम में AlOH होल थ्राइस का जिलेटिनियस वाइट प्रेसिपिटेट रखते हैं एंड इन हायर क्वांटिटी ऑफ बेस ये मेटा एल्यूमिनेट बनाकर डिसॉल्व हो जाते हैं. AlOH होल 4 1 नेगेटिव आयन दिस इज मेटा एल्यूमिनेट आयन जिसमें से अगर हम ये AlOH होल 4 1- आयन को ऐसा लिखते हैं ये मेटा एल्यूमिनेट आयन है. लेकिन इसमें से 2 वाटर हम निकाल दें. एक कार्बन पे 2 OH होते तो वाटर निकालते थे. वैसा यहां भी अगर करेंगे तो ये Al डबल बॉन्ड O 1 नेगेटिव आयन ये AlO2 1- आयन रहेगा जिससे सोडियम लगा रहेगा. इट कैन आल्सो बी रिटन एज NaAlO2. मतलब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं. सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हम लिखते हैं NaAlO2 या हम लिख सकते थे NaAlOH44. ये भी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ही है. तो एल्यूमिनियम 3+ आयन स्लाइटली बेसिक मीडियम में व्हाइट प्रेसिपिटेट रहता है AlOH होल थ्राइस का. स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में ये सॉल्युबल फॉर्म में मेटा एल्यूमिनेट में रहता है. NaOH ने क्या किया था एल्यूमिनियम के लिए स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम कर दिया है
एल्यूमिनियम यहाँ आ चुका है, मतलब ये सॉल्यूबल फॉर्म में यहाँ पर है आपके पास में इस फिल्ट्रेट में। अब अगर आपको इसमें से AlOH होल थ्राइस को प्रेसिपिटेट करना है तो आपको मीडियम को एसिडिक करना रहेगा। एसिडिक मीडियम होने से ये इक्विलिब्रियम बैठ जाएगा। लेकिन आपको मीडियम स्लाइटली एसिडिक करना है या स्ट्रांगली एसिडिक करना है? आपको मीडियम को स्लाइटली एसिडिक करना चाहिए या स्ट्रांगली एसिडिक कर देना चाहिए? स्लाइटली स्ट्रांगली कर देंगे तो वापस वो एल्यूमिनियम। स्ट्रांगली कर देंगे तो ये एल्यूमिनियम 3+ आयन में चला जाएगा फिर से। इसलिए आपको मीडियम को स्लाइटली एसिडिक करना है, मतलब मीडियम का H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ाना है, या बोले तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कम करना है। अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से डाइल्यूट कर दें तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि OH आयन यहाँ डाले थे आपने NaOH के कारण। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से डाइल्यूट कर देंगे तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगा और व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। या फिर CO2 जो कि कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, उससे डालकर भी आप मीडियम को थोड़ा कम एसिडिक कर सकते हैं, थोड़ा कम वीक एसिड डाल सकते हैं। अगर HCl वगैरह डाल देंगे तो यहाँ आ जाएंगे, पीएच एकदम से लो कर देंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। तो इसलिए हम कंट्रोल्ड वे में पीएच को कम करना चाहते हैं तो या तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर से डाइल्यूट करके कर दो या वीक एसिड CO2 डाल दो। ये दो काम इसलिए किए, इनमें से कोई एक काम करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ OH आयन कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम करते हैं इक्विलिब्रियम बैक यहाँ तक लाने के लिए, तो मीडियम में AlOH होल थ्राइस आ जाता है, लेकिन ये प्रेसिपिटेट नहीं होता है। किसी मीडियम में प्रेसिपिटेशन होने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक पार्टिकल की जरूरत पड़ती है, जिस पार्टिकल पे और दूसरे पार्टिकल आकर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और एक प्रेसिपिटेट आता है। तो किसी प्रेसिपिटेट का एक स्टार्टिंग पॉइंट उसका न्यूक्लियस कहलाता है। वो प्रेसिपिटेट को एक सरफेस चाहिए होती है प्रेसिपिटेशन स्टार्ट करने के लिए। जैसे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेसिपिटेट नहीं होती हैं अगर उनको डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ना मिले, इन डस्ट पार्टिकल्स पे वो प्रेसिपिटेट होती हैं। तो ये जो फ्रेश प्रेसिपिटेट ऑफ AlOH होल थ्राइस डाला है, ये इसी प्रेसिपिटेशन को इंड्यूस करने के लिए डाला है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सीडिंग एजेंट। दिस AlOH होल थ्राइस इज कॉल्ड सीडिंग एजेंट। तो थोड़ा सा फ्रेश प्रेसिपिटेट AlOH होल थ्राइस का डालते हैं, जिससे और उसकी सरफेस पर काफी सारा AlOH होल थ्राइस प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो दीज आर द रिएक्शंस रिगार्डिंग बेयर्स प्रोसेस। और इससे जब आपको काफी सारा AlOH होल थ्राइस मिल जाता है, फिर इसको 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर देते हैं, तो प्योर एल्यूमिना डिहाइड्रेट होकर मिल जाता है। तो दिस इज द बेयर्स प्रोसेस। इसमें किसी को कोई डाउट है? बेयर्स प्रोसेस, रेड बॉक्साइड कैल्सिनेशन किया ताकि FeO Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाए। जो कैल्सिनेटेड ओर है इसको 45% NaOH में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 80 पाउंड प्रेशर पर 8 आवर्स तक हीट किया, जिससे रिएक्शन ये वाली हो जाएंगी। बॉक्साइट सोडियम मेटाल्यूमिनेट बनाकर SiO2 Na2SiO3 बना के डिजॉल्व हो जाएगा, और ये सॉल्युबल फॉर्म में जो NaAlO2 है वो वापस रिकवर करने के लिए कंट्रोल्ड वे में पीएच को यहाँ तक लाएंगे। उसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर से डाइल्यूट करेंगे या CO2 फ्लो कर सकते हैं। उससे जो AlOH होल थ्राइस मिलेगा उसको 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करके डिहाइड्रेट कर लेंगे तो प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा। दिस इज बेयर प्रोसेस।
Next one is Serpek process. In Serpek's process, low grade red bauxite, लो ग्रेड रेड बॉक्साइट लेते हैं एंड इसको सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट मिलाकर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शंस पाउडर्ड स्टेट में होती हैं। बेयर प्रोसेस में NaOH के सॉल्यूशन में रिएक्शन हुई थी, यहाँ पर इस पाउडर्ड स्टेट में रिएक्शन होती है। कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैल्शियम ऑक्साइड में। ये कैल्शियम ऑक्साइड बॉक्साइट में SiO2 की इम्प्यूरिटी को CaSiO3 में कन्वर्ट कर देगा। सोडियम कार्बोनेट ये बॉक्साइट को NaAlO2 में कन्वर्ट कर देगा। This sodium carbonate also convert Fe2O3 into NaFeO2 and this sodium carbonate also convert SiO2 into sodium silicate. So these are the reactions which occur in that powdered state. This is not Serpek process, this is Hall's process. तो लो ग्रेड रेड बॉक्साइट के लिए पाउडर्ड स्टेट में सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉक्साइट को हीट करेंगे, जिससे ये रिएक्शंस हो जाएंगी और Al2O3 रिएक्शन करके तो दिस इज नाउ ये पूरा मिक्सचर जिसमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया है, इसको CO2 फ्लो करेंगे एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लस AlOH होल थ्राइस पहले वाटर में डिजोल्व कर लेंगे और फिर उसमें CO2 फ्लो करेंगे और सीडिंग एजेंट डाल देंगे। तो इससे लार्ज अमाउंट में AlOH होल थ्राइस प्रेसिपिटेट होगा एंड 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो Al2O3 दे देगा। जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में ये रहेगा, लेकिन NaFeO2 और CaCO3 और CaSiO3 ये रेसिड्यू में जाएगा। तो बेयर्स प्रोसेस में NaOH सॉल्यूशन यूज किया जाता है, यहाँ पर Na2CO3 यूज किया गया है। लेटर हाफ इस प्रोसेस का वही है जब एल्यूमिना को रिकवर करना था सॉल्यूशन में से, तो जब इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो रेसिड्यू में NaFeO2 और CaSiO3 रहेगा, जबकि फिल्ट्रेट में NaAlO2 और Na2SiO3 रहेंगे।
इसमें CO2 फ्लो करेंगे 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच को लो करने के लिए, तो जिलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट AlOH होल थ्राइस का आ जाएगा। तो दिस इज हाल्स प्रोसेस। Next one is Serpek process. In case of white bauxite, व्हाइट बॉक्साइट को नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में कार्बन के साथ हीट करते हैं अबाउट 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एट दिस हाई टेम्परेचर एल्यूमिनियम चेंजेस इनटू एल्यूमिनियम नाइट्राइड। व्हाइट बॉक्साइट में SiO2 की इम्प्योरिटी ज्यादा होती है, तो इस SiO2 को कार्बन सिलिकॉन में रिड्यूस कर देता है। इस SiO2 को कार्बन सिलिकॉन एलिमेंट में रिड्यूस कर देता है और Al2O3.2H2O एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना लेता है। अगर नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर नहीं रखते तो एल्यूमिनियम कार्बन से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम कार्बाइड बना लेता। टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर रखते हैं। अगर यहाँ नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर नहीं रखते तो एल्यूमिनियम कार्बन से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम कार्बाइड बना लेता। टू प्रिवेंट दैट नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर रखते हैं तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड के फॉर्म में जाता है। सिलिकॉन की इम्प्यूरिटी SiO2 की इम्प्यूरिटी सिलिकॉन बन के हट जाती है। आफ्टर दिस ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड सॉल्यूशन में आ गया है, सिलिकॉन आ गया है, इसको NaOH सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देते हैं। यहाँ से ये प्रोसेस फिर बेयर प्रोसेस हो जाती है कि रेसिड्यू में इम्प्यूरिटी सिलिकॉन Fe2O3 TiO2 की रह जाती है और फिल्ट्रेट में ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है ये NaOH से रिएक्शन करके NaAlO2 और अमोनिया रिलीज करता है। फिर इस फिल्ट्रेट से pH को लो करते हैं और सीडिंग एजेंट डालते हैं। तो लार्ज अमाउंट में AlOH होल थ्राइस मिलता है। तो सरपेक प्रोसेस में व्हाइट बॉक्साइट है, व्हाइट बॉक्साइट में SiO2 की इम्प्यूरिटी ज्यादा है, तो इसको हटाने के लिए कार्बन रिडक्शन कर दिया है उसका। मगर ये कार्बन एल्यूमिनियम को नाइट्राइड बना सकता, एल्यूमिनियम का कार्बाइड बना सकता है। नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर रखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। और जब ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन जाएगा देन NaOH में बेयर प्रोसेस यहां से हो जाएगी। बट दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड सरपेक प्रोसेस। मतलब सरपेक प्रोसेस को हम समझ सकते हैं कि बेयर प्रोसेस, बट बिफोर दैट
आपने कार्बन से सिलिकॉन की इम्प्योरिटी हटा दी कार्बन रिडक्शन करके, ठीक है। तो फाइनली आपने बॉक्साइट ओर को प्योर कर लिया है और आपके पास एल्यूमिना है। अब इस एल्यूमिना से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग रिडक्शन करके एल्यूमिनियम निकालना है, दैट इज हेरोल्ड्स प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना इस हेरोल्ड्स प्रोसेस। स्टील के कंटेनर में कार्बन की लाइनिंग लगाते हैं। दिस कार्बन लाइनिंग इन द स्टील कंटेनर इज मेड कैथोड। इस कार्बन लाइनिंग को कैथोड बना देते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्योर एल्यूमिना फिल करने के बजाय Al2O3 Na3AlF6 और CaF2 इलेक्ट्रोलाइट Al2O3 एल्यूमिना Na3AlF6 क्रायोलाइट एंड CaF2 फ्लोरस्पार, ये तीन चीजों का मिक्सचर रहता है। एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार 20:60:20 रेशो में मिक्स करते हैं। दिस मिक्सचर मेल्ट्स एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड। प्योर एल्यूमिना, इसका मेल्टिंग पॉइंट 2050 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा, ये पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, बीइंग कोवेलेंट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ज्यादा नहीं करता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा है। इसमें क्रायोलाइट के कारण मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है इस मिक्सचर का, और ये कंडक्शन भी ज्यादा रखता है। ये आयनिक कंपाउंड है दोनों। तो मिक्सिंग ऑफ क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार इन एल्यूमिना decreases the melting point and increases the electrical conductivity of the solution. इसमें कार्बन का एक एनोड रखते हैं। ये कार्बन का एनोड इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर देते हैं। ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कार्बन पाउडर की एक लेयर मेंटेन करते हैं। यहाँ पर कार्बन मतलब ग्रेफाइट। तो टॉप सरफेस पे ग्रेफाइट की एक लेयर है, पाउडर्ड ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। तो दिस इज हेरोल्ड्स प्रोसेस। जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है देन Al2O3 डिसोसिएट होता है 2Al3 पॉजिटिव और 3O2 नेगेटिव में। ये एल्यूमिनियम 3+ आयन कैटायन होने के कारण कैथोड पर जाते हैं और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लेकर एल्यूमिनियम के फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं। तो ये टैंक की इनर लाइनिंग कैथोड है। तो इस इनर लाइनिंग पर ही एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता रहता है।
क्योंकि यही कैथोड है। टैपिंग होल से इसको बाहर निकालते रहते हैं, मोल्टन एल्यूमिनियम इधर बाहर निकाल लेते हैं। ऑक्साइड आयंस ये एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन देते हैं, बट ये जो ऑक्सीजन है ये काफी रिएक्टिव ऑक्सीजन रहेगी, और ये ऑक्सीजन मिक्सचर में एल्यूमिनियम से फिर रिएक्ट कर लेगी, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। तो ये ऑक्सीजन मिक्सचर में फिर से रिएक्शन एल्यूमिनियम से ना कर ले, इसके लिए जो इलेक्ट्रोड है ये कार्बन का एनोड लेते हैं। ये ऑक्सीजन उस कार्बन के एनोड को बर्न करती है और हेंस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करती है। तो ये ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड बर्न होता है, साथ में वो ऑक्सीजन भी यूज्ड अप होती जाती है, तो एल्यूमिनियम उस ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं होता है। Why a layer of powdered carbon is maintained at the top? पहली बात तो ये जो पूरा मिक्सचर रहेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट जो रहेगा इसमें काफी सारा मेटल है, तो ये काफी शाइन करेगा, तो रेडिएशन के कारण हीट लॉस कर सकता है। कार्बन की एक लेयर जो मेंटेन करते हैं वो रेडिएशन के कारण हीट लॉस को रोकती है, बट मेन कारण जो रहता है, चूंकि ये जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोड को बर्न करती है, अगर सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है तो एनर्जी डेंसिटी इसके जंक्शंस पे ज्यादा रहती है बजाय कि इसकी इंटरफेस पर। ये इंटरफेस है, सॉल्यूशन में डूबा हुआ है ये, लेकिन ये जंक्शन है, जंक्शन पर एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होती है, हेंस रिएक्शन वहां पे ज्यादा होती है। तो ये जो इलेक्ट्रोड के बर्न होने की रिएक्शन है ये इन जंक्शंस पे ज्यादा होगी, और जब इन दोनों जंक्शंस पे इलेक्ट्रोड के बर्न होने की रिएक्शन होगी ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रोड अपने जंक्शन पे ज्यादा बर्न होगा, और अल्टीमेटली सॉल्यूशन में वो यहाँ पर ज्यादा जलेगा, और अल्टीमेटली इसका ये हिस्सा टूट के नीचे गिर जाएगा। जब इलेक्ट्रोड का ये हिस्सा टूट के नीचे गिर गया सॉल्यूशन में, तो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट लॉस हो जाएगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में डूबा हुआ है इसका एक हिस्सा टूट के नीचे गिर गया, तो कनेक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी, सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस रुक जाएगी। तो यहां पर कम रिएक्शन हो इसके लिए क्या करते हैं, इस सरफेस को बढ़ा देते हैं। तो ऑक्सीजन जो निकलती है वो ऑक्सीजन केवल यहाँ रिएक्शन ना करके वो यहाँ पर पूरी सरफेस पे रिएक्शन कर रही होती है। जो ऑक्सीजन निकलती है वो यहाँ पर इस पूरी सरफेस पे रिएक्शन करती रहती है, तो पूरी सरफेस पर इवनली रिएक्शन होती है, कार्बन बर्न होता है। तो उस इलेक्ट्रोड को टूटकर गिरने से बचाने के लिए कार्बन पाउडर की एक लेयर रख देते हैं। दिस इज हेरोल्ड्स प्रोसेस। एक थ्योरी तो ये कहती है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इस कारण से होती है। अनदर थ्योरी सेज कि Al2O3 में काफी कोवलेंट नेचर रहता है, तो Al2O3 डायरेक्ट इस तरह से नहीं टूटेगा आयनिक रूप में। ये जो क्रायोलाइट रहता है इसका काम न केवल सॉल्यूशन के मेल्टिंग पॉइंट को कम करना है, न केवल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, बल्कि इसका पार्टिसिपेशन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में भी होता है। क्रायोलाइट डिसोसिएट्स इनटू आयंस। क्रायोलाइट के ये आयन
इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये जो फ्लोराइड आयन होते हैं ये जाकर एनोड पर ऑक्सीडाइज होते हैं। तो कैथोड पर एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है, एनोड पर फ्लोरीन गैस निकलती है, बट ये फ्लोरीन गैस Al2O3 को ब्रेक करती है, ऑक्सीजन निकालकर वापस फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। इस कारण से यह ऑक्सीजन निकलती है और यह ऑक्सीजन फिर उन इलेक्ट्रॉड्स को बर्न करती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में डायरेक्ट एल्यूमिना ब्रेक होता है या पहले क्रायोलाइट इलेक्ट्रोलाइज होता है, उसके कारण जो फ्लोरीन निकलती है वो फ्लोरीन एल्यूमिना को ब्रेक करके उसमें से ऑक्सीजन इवॉल्व कराती है। तो दिस इज द हेरोल्ड्स प्रोसेस। इसमें किसी को कोई डाउट है? यहां से जो एल्यूमिनियम मिलता है ये लगभग 99% प्योर एल्यूमिनियम होता है, मगर उस एल्यूमिनियम को और फर्दर प्योर किया जा सकता है बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हूप्स प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हूप्स प्रोसेस। Electrolytic refining of aluminium is Hoops process. इसमें स्टील कंटेनर जिसमें अंदर कार्बन की लाइनिंग रहती है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं इसमें इम्प्योर एल्यूमिनियम जो यहां से मिला था हेरोल्ड्स प्रोसेस से, उस इम्प्योर एल्यूमिनियम को फिल करते हैं। इस इम्प्योर एल्यूमिनियम के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। दिस इलेक्ट्रोलाइट is a mixture of Al2O3, Na3AlF6 and BaF2. This is the electrolyte. इस मिक्सचर का कॉम्पोजिशन ऐसा रखते हैं कि इसकी डेंसिटी एल्यूमिनियम से कम रहे। तो अगर इस मिक्सचर की डेंसिटी इम्प्योर एल्यूमिनियम से कम है तो इसकी लेयर ऊपर रहेगी और ऊपर प्योर एल्यूमिनियम रखते हैं। तो ये तीनों लिक्विड है, मोल्टन फॉर्म में है, इम्प्योर एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रोलाइट। मगर डेंसिटी ऐसे एडजस्ट की है कि इम्प्योर एल्यूमिनियम नीचे की लेयर पे रहता है, इलेक्ट्रोलाइट बीच की लेयर में रहता है, प्योर एल्यूमिनियम लाइटर होने के कारण ऊपर रहता है। तो इसकी डेंसिटी प्योर एल्यूमिनियम से ज्यादा रखते हैं और इम्प्योर एल्यूमिनियम से कम रखते हैं। अब इस इम्प्योर एल्यूमिनियम को एनोड बना देते हैं और इस प्योर एल्यूमिनियम में
कैथोड लगा देते हैं। जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ये जो नीचे का इम्प्योर एल्यूमिनियम है जो कि एनोड है, ये एल्यूमिनियम आयनाइज होगा, इलेक्ट्रॉन इधर सर्किट में चले जाएंगे और यहां से एल्यूमिनियम आयनाइज होकर बीच की लेयर में आएगा। नीचे की लेयर का एल्यूमिनियम आयनाइज होकर बीच की लेयर में आएगा। बीच की लेयर में क्रायोलाइट होने के कारण एल्यूमिनियम आयन है। यहाँ का जो एल्यूमिनियम रहेगा वो ऊपर की लेयर की तरफ जाएगा, वहां कैथोड है और एल्यूमिनियम के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। यहाँ का एल्यूमिनियम इधर जाता है। तो नीचे की लेयर का एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होकर मिडिल लेयर में आता है और मिडिल लेयर का एल्यूमिनियम आयन रिड्यूस होने के लिए ऊपर की लेयर में जाते हैं और वो इस प्योर एल्यूमिनियम में एड ऑन करते जाते हैं। इसके ऊपर भी कार्बन पाउडर की एक लेयर रख सकते हैं ताकि रेडिएशन लॉस कम हो। तो ये प्योर एल्यूमिनियम में जाकर एल्यूमिनियम ऐड होता जाता है। यहां पर एनोड ये नहीं है, यहां पर ये तो केवल इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के लिए हमने वायर लगा रखे हैं या कोई इलेक्ट्रोड लगा रखा है। एनोड ये पूरा, कैथोड ये पूरा है। दिस कंप्लीट सरफेस इज द कैथोड, क्योंकि इस पूरी सरफेस पर रिडक्शन हो रहा है। एंड दिस बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज कंप्लीट एनोड, क्योंकि यहां से पूरा ऑक्सीडेशन होता जा रहा है। मतलब इस प्रोसेस में कैथोड कौन रहता है, टॉप लेयर और मिडिल लेयर का जंक्शन। कैथोड रहता है टॉप लेयर और मिडिल लेयर का जंक्शन और एनोड रहता है बॉटम लेयर और मिडिल लेयर का जंक्शन। दिस इज एनोड ऑफ द प्रोसेस, दिस इज कैथोड। ये ऊपर इलेक्ट्रोड तो केवल इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट के लिए लगाया गया है। ये जो इलेक्ट्रोड है जिसको कि हम एनोड या इसको कैथोड कह रहे हैं, कैथोड पूरा ये लेयर है, जंक्शन है। एनोड ये पूरा जंक्शन है। तो इसमें दो बातें खास हैं। डेंसिटी इस प्रकार से मेंटेन की गई है कि इम्प्योर एल्यूमिनियम नीचे रहे, इलेक्ट्रोलाइट बीच में रहे, एल्यूमिनियम प्योर ऊपर रहे। जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो बॉटम लेयर का एल्यूमिनियम आयनाइज होकर मिडिल लेयर में आएगा और मिडिल लेयर का एल्यूमिनियम रिड्यूस होकर अपर लेयर में एड ऑन होता रहेगा। तो दिस इज हूप्स प्रोसेस। इसमें कोई डाउट है किसी को? सर ये जो कैथोड पे एल्यूमिनियम है ये क्रायोलाइट से आता है? हाँ। और किसी को कोई डाउट? तो हमने देखा मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट वन इज, तो हमने ये 5 मेटल्स की मेटलर्जी देखी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये पांचों काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल थे। सर ये मिक्सचर वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो रखना ही पड़ेगी, वरना इलेक्ट्रोलिसिस होगा कैसे? तो ये 5 मेटल्स की मेटलर्जी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से थी क्योंकि ये काफी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल थे। नेक्स्ट मेटलर्जी ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड टिन। इन चारों मेटल्स की मेटलर्जी कार्बन रिडक्शन से होती है। द मेटलर्जी ऑफ आयरन, मेटलर्जी ऑफ आयरन, आयरन का होर हेमेटाइट, Fe2O3, लिमोनाइट, Fe2O3.3H2O,
FeCO3, siderite, मैग्नेटाइट, Fe3O4, ये आयरन के ओर है। आयरन के जो ओर है इनमें से मेन ओर होता है हेमेटाइट। आयरन कंटेन्स impurity of मैग्नीज, आर्सेनिक, फास्फोरस, सल्फर एंड ऑफ कोर्स SiO2। तो आयरन के ओर को पहले ग्रेविटी सेपरेशन, आफ्टर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ग्रेविटी सेपरेशन से कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। तो आयरन के ओर को ग्रेविटी सेपरेशन से कॉन्सेंट्रेट करेंगे टू रिमूव सिलिका, क्योंकि जो SiO2 रहती है वो लाइटर इंप्यूरिटी है, तो ग्रेविटी सेपरेशन में SiO2 रिमूव हो जाएगी। नाउ दिस ओर Fe2O3 ऑक्साइड ओर है, तो इसका कैल्सिनेशन करेंगे या रोस्टिंग करेंगे? कैल्सिनेशन। इसका कैल्सिनेशन करना चाहिए, मगर इसका रोस्टिंग कर देते हैं, मतलब हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जबकि ये ऑक्साइड ओर है, बट इसको रोस्टिंग कर देते हैं, बिकॉज एक तो सल्फर की इम्प्यूरिटी और आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी निकल जाती है, क्योंकि ये वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज रहेंगी। तो सल्फर और आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी निकालने के लिए रोस्टिंग कर देते हैं, प्लस Fe2O3.3H2O में से मॉइस्चर निकल जाएगा। यदि FeO होता है तो वो Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। दिस FeO हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म स्लैग। ये FeO की टेंडेंसी होती है स्लैग फॉर्म करने की, FeSiO3 बनाने की। तो आयरन के ओर में FeO जो रहेगा, यदि इसका रोस्टिंग नहीं किया तो ये बाद में जाकर स्लैग बना लेगा, हेंस काफी सारा आयरन लॉस होगा। तो रोस्टिंग करना इसलिए ठीक रहता है, भले ये ऑक्साइड ओर है, कि ये Fe3O4 जो रहता है वो Fe2O3 और FeO में ब्रेक होता है, और ये FeO O2 से रिएक्शन करके Fe2O3 में बदल जाता है। Fe2O3 SiO2 के साथ स्लैग नहीं बनाता है, FeO बनाता है। FeCO3 converts into Fe2O3। तो फाइनली जो रोस्टेड ओर रहता है ये मेनली Fe2O3 रहता है, प्लस दूसरी इंप्यूरिटी रहती है, मगर चाहे आपने मैग्नेटाइट लिया हो, चाहे लिमोनाइट लिया हो, चाहे सीडेराइट लिया हो, फाइनली आपके पास में Fe2O3 है, प्लस वोलेटाइल इंप्यूरिटी निकल गई है। तो आयरन का ओर भले ऑक्साइड ओर रहता है, लेकिन इसमें रोस्टिंग की जाती है। नाउ इन अ ब्लास्ट फर्नेस एक ब्लास्ट फर्नेस में रोस्टेड ओर, कोक और लाइमस्टोन 8:4:1 रेशो में
लेकर हीट करते हैं, तब इससे आयरन मिलता है। दिस आयरन इज कास्ट आयरन और पिग आयरन। ये जो आयरन मिलता है ये कास्ट आयरन या पिग आयरन होता है। इन द ब्लास्ट फर्नेस रोस्टेड ओर में कार्बन पाउडर मिलाते हैं प्लस लाइम स्टोन मिलाते हैं और फिर स्मेल्टिंग करते हैं। सो इन दी ब्लास्ट फर्नेस स्मेल्टिंग करते हैं जिससे आयरन मिलता है। ब्लास्ट फर्नेस एक कोनिकल शेप की फर्नेस है जो स्टील प्लेट्स की मिलके बनी होती है। इन स्टील प्लेट्स के अंदर लाइनिंग पर फायर प्रूफ ब्रिक्स लगाते हैं। The widest portion of the furnace is called wash, while the floor of the furnace is called hearth. फ्यूल को फर्नेस के बाहर 2 years में जलाया जाता है और इस फ्यूल के बर्न होने से जो हॉट एयर रहती है ये हॉट एयर अंदर भेजी जाती है। तो दिस फर्नेस इज हीटेड अप बाय द ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर, जिसके कारण बॉश वाले रीजन में करीब करीब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। ये टेम्परेचर डाउन ऊपर जाने पर कम होता जाता है। तो ये फर्नेस काफी टॉल रहती है तो अलग अलग टेम्परेचर के जोन बन जाते हैं। एक पर्टिकुलर जोन में एक पर्टिकुलर रेंज का टेम्परेचर रहता है। तो ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है और हाइट बहुत ज्यादा है फर्नेस की तो टेम्परेचर के जोन्स बने हुए हैं। एट द माउथ ऑफ द फर्नेस डबल कोन अरेंजमेंट रहता है। इस फर्नेस पे 2 लिड लगी होती हैं कोनिकल, इसके 2 ढक्कन होते हैं, दोनों कोनिकल शेप के रहते हैं। जब एक लिड को ऊपर उठाएंगे तो दूसरी वाली इसको कवर कर देगी और इसके बीच में चार्ज भर देंगे। दिस रोस्टेड और कोक एंड लाइम स्टोन वो इनके बीच में डाल देंगे और जब इसको रिलीज करेंगे ये वाला कोन नीचे आएगा तब ये वाला कोन इस फर्नेस को बंद कर देगा। मतलब ये फर्नेस को ओपन किए बिना इसमें चार्ज इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि फर्नेस को अगर ओपन करेंगे तो हॉट गैसेस बाहर निकल जाएंगी और ये फर्नेस कूल डाउन हो जाएगा। इस फर्नेस में प्रेशर गॉज लगे होते हैं। जो टाइम टाइम पर प्रेशर रिलीज करते हैं ना। इस फर्नेस में जब इतना 30-40 मीटर ऊपर से चार्ज नीचे गिरता है तो रास्ते में इन अलग अलग टेम्परेचर जोन्स में ये अलग अलग प्रकार की रिएक्शन कर लेता है। इन द रीजन ऑफ 600 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेंज, 600 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेंज में जो चार्ज Fe2O3 गिरता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके आयरन फ्री कर देता है।
तो इन दिस रीजन ऑफ 600 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर Fe2O3 का रिडक्शन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से इन द रीजन ऑफ 900 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके नीचे वाले टेम्परेचर रीजन में कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, वो ऊपर उठती है और यहाँ पर आयरन को रिड्यूस करती है। तो द मेन रिड्यूसिंग एजेंट in the blast furnace is not carbon, it is carbon monoxide in this temperature region। पर वो बनती है इस प्रोसेस के कारण। बट 900 से 900 to 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रीजन जो रहता है in this temperature region carbon is the reducing agent। तो ब्लास्ट फर्नेस में आयरन का रिडक्शन कार्बन से भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी होता है, बट कार्बन से होता है इन दिस रीजन 900 to 1300, कार्बन मोनोऑक्साइड से 600 to 900 वाले रीजन में होता है। एंड इन दिस रीजन SiO2 रिएक्ट्स विथ CaO। ये जो लाइम स्टोन डाला था ओर के अंदर जो SiO2 की गैंग प्रेजेंट है, उस गैंग को इनफ्यूजिबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए फ्लक्स डाली जाती है। फ्लक्स इज द सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विथ गैंग टू फॉर्म इनफ्यूजिबल सब्सटेंस। इनफ्यूजिबल सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जो मेल्ट नहीं होते हैं और वो मेटल में डिसॉल्व भी नहीं होते हैं। दिस इनफ्यूजिबल मास which does not dissolve in the molten metal is called slag। तो gang reacts with flux to form slag। तो इस रीजन में ये रिएक्शन होती है। इन द रीजन ऑफ टेम्परेचर अबाव 1500 डिग्री सेंटीग्रेड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेंज के ऊपर यहां पर इस नीचे वाले रीजन में आयरन में जो इंप्यूरिटी प्रेजेंट थी, मैग्नीज की, फास्फोरस की, सल्फर की, SiO2 की, यहां पर SiO2 कार्बन से रिएक्शन करके सिलिकॉन बन जाती है। लाइम स्टोन में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये SiO2 से रिएक्शन करता है, कैल्शियम सिलिकेट की स्लैग बना लेता है, बट P2O5 बना लेता है। ये P2O5 कार्बन से रिएक्शन करके फास्फोरस बन जाता है। मैग्नीज ऑक्साइड कार्बन से रिड्यूस होके मैग्नीज बन जाता है। इस तरह से जो कास्ट आयरन मिलता है, ब्लास्ट फर्नेस से जो कास्ट आयरन मिलता है, इस कास्ट आयरन में अपार्ट फ्रॉम आयरन दिस कास्ट आयरन कंटेन्स impurities of carbon, silicon, phosphorus, manganese and sulfur। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन मिलता है दैट इज कॉल्ड कास्ट आयरन। इट कंटेन्स impurity ऑफ कार्बन। कार्बन तो आपने मिलाया था, वो काफी सारा अनरिएक्टेड नीचे गिरेगा, तो नीचे मोल्टन आयरन इकट्ठा होता रहता है। जो स्लैग होती है ये मोल्टन आयरन से हल्की होती है, तो स्लैग जो रहती है वो आयरन के ऊपर इकट्ठी होती है,
लाइटर होने के कारण ऊपर रहती है। ये स्लैग यहाँ जो एयर है, इस एयर से आयरन के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है। ये जो एयर होती है ये आयरन को ऑक्सीडाइज कर सकती थी, बट स्लैग की एक लेयर लगी हुई है। तो ये स्लैग मोल्टन आयरन पे फ्लोट करती है और उसके एयर से कांटेक्ट को रोकती है। टैपिंग नॉच, टैपिंग होल रहते हैं। नीचे वाले टैपिंग होल से मोल्टन आयरन और ऊपर वाले टैपिंग होल से स्लैग टाइम टाइम पे निकालते रहते हैं। बट इस आयरन में सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज, कार्बन और सल्फर की इंप्यूरिटी रहती है। इसमें किसी को कोई डाउट? So these are the reactions of blast furnace. हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इसमें? तो मेटलर्जी ऑफ आयरन, तो ब्लास्ट फर्नेस से जो कास्ट आयरन मिलता है, इट कंटेन्स इम्प्योरिटी ऑफ कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज एंड सिलिकॉन। इसमें कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज और सिलिकॉन की इंप्यूरिटीज रहती हैं। कार्बन कंटेंट 4 to 4.5% होता है बाय मास। दिस मच अमाउंट ऑफ कार्बन makes the iron very hard but brittle। तो कास्ट आयरन जो रहता है काफी हार्ड और ब्रिटिल रहता है। परसेंटेज ऑफ कार्बन 4.5 से ज्यादा होने पर ये पिग आयरन कहलाएगा। कास्ट आयरन में अगर कंटेंट ऑफ कार्बन 0.15% के आसपास कर दें एंड अदर इम्प्यूरिटीज लेस देन 0.5% कर दें, दिस इज रॉट आयरन। और रॉट आयरन सॉफ्ट एंड मेलिएबल रहता है, बट फिर इसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज रॉट आयरन, while steel contains the percentage of carbon from 0.15 to from 0.3 to 1.5% plus other elements। स्टील हार्ड होता है, कार्बन के हायर क्वांटिटी के कारण हार्ड होता है, बट बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है, इसलिए ब्रिटल नहीं रहता है। और ये दूसरे एलिमेंट्स स्टील को अलग अलग प्रॉपर्टी देते हैं। स्टील ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट, माइल्ड स्टील परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.15 से 0.3% तक होता है बाय मास। मीडियम स्टील 0.3 से 0.6% कार्बन।
हाई कार्बन 0.6 से 0.8% कार्बन, एंड टूल स्टील 0.8 से 1.5% तक कार्बन इसमें रहता है। माइल्ड स्टील सॉफ्ट रहता है, मीडियम स्टील हार्ड होता है। हाई कार्बन स्टील और टूल स्टील वेरी हार्ड होते हैं। तो स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन अलग अलग होने से अलग अलग टाइप के स्टील रहते हैं, पर्पस के हिसाब से अलग अलग अमाउंट ऑफ कार्बन उसमें मिलाया जाता है। स्टील में अदर एलिमेंट्स presence of phosphorus in the steel, makes it soft and low tensile strength. Chromium और निकिल स्टेनलेस स्टील कार्बन हार्डनेस को इंक्रीज करता है। नाइट्रोजन का प्रेजेंस के कारण स्टील वेरी हार्ड हो जाता है, डिफिकल्ट टू वेल्ड। तो कास्ट आयरन से रॉट आयरन या स्टील बनाया जा सकता है। Wrought iron is the purest form of iron. तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ wrought iron from cast iron, puddling process, एक रिवर्बरेटरी फर्नेस, एक रिवर्बरेटरी फर्नेस में Fe2O3 की लाइनिंग लगाते हैं। एक रिवर्बरेटरी फर्नेस में Fe2O3 की लाइनिंग लगाते हैं और इस फर्नेस के एयर होल्स ओपन रखते हैं ताकि इसमें एयर जाए, और इसमें मोल्टन कास्ट आयरन भर देते हैं। जब इस फर्नेस में मोल्टन कास्ट आयरन लेते हैं और इसको हीट करते हैं तो एयर की जो ऑक्सीजन रहती है वो आयरन की इन सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देती है। लाइक सल्फर की इम्प्योरिटी ऑक्सीडाइज होकर SO2 बन के निकलने लगती है, कार्बन की इम्प्योरिटी CO2 बनकर निकलने लगती है, मैग्नीज की इम्प्योरिटी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके MnO बनाती है, सिलिकॉन की इम्प्योरिटी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SiO2 बनाती है। ये MnO और SiO2 आपस में रिएक्शन करके गलती है। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं पॉइंट। सुब्रती माइक को म्यूट रखो अपने। मैग्नीज की इम्प्योरिटी MnO बनाती है, सिलिकॉन की इम्प्योरिटी SiO2 बनाती है। ये दोनों तो वोलेटाइल इम्प्योरिटी थी, निकल गई।
बट ये दोनों वोलेटाइल इम्प्योरिटी नहीं है, ये आपस में रिएक्शन करके स्लैग बना लेते हैं। तो MnSiO3 की स्लैग इस आयरन में इनसॉल्युबल रहने के कारण बन जाती है। बाद में इस स्लैग को निकाल लेंगे, क्योंकि ये स्लैग के जो टुकड़े हैं ये मोल्टन आयरन में सॉल्युबल नहीं है, तो ये स्लैग के टुकड़े अलग निकाल लिए जाते हैं। फास्फोरस की इम्प्योरिटी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके P2O5 बनाती है, एंड दिस P2O5 reacts with FeO to form Fe3PO4 whole twice, क्योंकि कुछ आयरन भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके FeO बन जाता है। आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके FeO बनता है, फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके P2O5 बनाता है, और ये P2O5 FeO से रिएक्शन करके स्लैग बन जाती है। तो ये स्लैग मोल्टन आयरन में से निकाल लेते हैं, बचता है रॉट आयरन। तो सल्फर की इम्प्योरिटी, कार्बन की इम्प्योरिटी, मैग्नीज, सिलिकॉन और फास्फोरस, ये जो 5 इम्प्योरिटी थी निकल जाती हैं जो ऑक्सीजन फ्लो की थी उससे। यही सारी रिएक्शन इस Fe2O3 के अंदर जो ऑक्सीजन है इससे भी हो जाती है। ये ऑक्सीजन डायरेक्ट मिलने के बजाय Fe2O3 की जो ऑक्सीजन है ये मिल जाती है, तो इससे भी तो ये Fe2O3 की जो लाइनिंग होती है ये भी डिसॉल्व होती रहती है, और ये भी प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन देती रहती है प्लस आयरन ऐड करती रहती है। तो इम्प्योरिटीज का रिमूवल जो एयर फ्लो की है उसकी ऑक्सीजन से, और Fe2O3 की जो लाइनिंग है उससे ये सारी इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं। तो दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉट आयरन। इसमें किसी को कोई डाउट है? The manufacturing of steel from cast iron. Manufacturing of steel from cast iron. Now cast iron में से स्टील बनाना जिसमें 0.3 से 1.5% तक कार्बन रहता है, 0.15 से 1.5% तक कार्बन रहता है। तो स्टील में, कास्ट आयरन में कार्बन का कंटेंट कम करके यहां तक लाना पॉसिबल नहीं रहता है। तो कास्ट आयरन में पहले क्या करेंगे, कार्बन का परसेंटेज एकदम कम कर देंगे, 0 तो नहीं होगा पर रॉट आयरन तक का कर देंगे। फिर जितने कार्बन चाहिए उतना अलग से ऐड कर देंगे। स्टील बनाने की प्रोसेस का तरीका क्या है, कास्ट आयरन में से कार्बन एकदम कम कर दो, फिर जितना कार्बन चाहिए एक्स्ट्रा मिला दो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फ्रॉम कास्ट आयरन।
एसिडिक बेसेमराइजेशन, when the phosphorus content of cast iron is low. जब कास्ट आयरन का फास्फोरस कंटेंट लो रहता है, कास्ट आयरन में फास्फोरस का कंटेंट अगर कम है तो एसिडिक बेसेमराइजेशन करते हैं। बेसेमर फर्नेस जो रहती है, एक डोम शेप की फर्नेस रहती है जिसमें अंदर SiO2 की लाइनिंग लगा देते हैं, अंदर SiO2 की ब्रिक्स की एक लाइनिंग लगा देते हैं। अगर आपने इसमें अंदर SiO2 की लाइनिंग लगाई है जो कि एसिडिक ऑक्साइड है, देन इट इज कॉल्ड एसिडिक बेसेमराइजेशन। लेकिन अगर आपने कैल्शियम ऑक्साइड की लाइनिंग लगाई होती या मैग्नीशियम ऑक्साइड की लाइनिंग लगाई होती जो कि बेसिक ऑक्साइड्स हैं, तब इसको बेसिक बेसेमराइजेशन कहते हैं। मोल्टन आयरन, मोल्टन कास्ट आयरन इसमें भर लेते हैं। ये फर्नेस 2 पोल्स पे टिकी रहती है और इस पोल्स के टू एंड फ्रो इस डोम को घुमाया जा सकता है। इसमें मोल्टन कास्ट आयरन फिल कर दिया है, अब इसमें ऑक्सीजन फ्लो करते हैं। इस पूरे कास्ट आयरन में ऑक्सीजन या एयर फ्लो करते हैं। प्रोसेस वही है, सल्फर की इंप्यूरिटी उस एयर की ऑक्सीजन से SO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन की इंप्यूरिटी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, मैग्नीज की इंप्यूरिटी मैग्नीज ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, सिलिका की इंप्यूरिटी सिलिकॉन की इंप्यूरिटी SiO2 में कन्वर्ट होगी। ये MnO उस SiO2 से रिएक्शन करके MnSiO3 बना लेगा जो कि स्लैग रहेगा, हेंस ये डिसॉल्व नहीं होगा मोल्टन आयरन में, उसको निकाल लेंगे। बाकी का MnO इस लाइनिंग के SiO2 से रिएक्शन करता जाएगा। फास्फोरस कंटेंट लो है, थोड़ा आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके FeO में कन्वर्ट होगा। ये फास्फोरस उस FeO से रिएक्शन करके ये फास्फोरस P2O5 में कन्वर्ट होगा और ये FeO P2O5 से रिएक्शन करके Fe3PO4 होल ट्वाइस की स्लैग बन जाएगा। तो थोड़ा आयरन यहाँ खर्च होगा फास्फोरस के कारण, बट फास्फोरस कंटेंट लो है तो ज्यादा लॉस नहीं होगा और एक तरह से ये रॉट आयरन बन गया है। जब इसमें कार्बन और बाकी इंप्यूरिटीज कम हो जाएंगी, लगभग खत्म हो जाएंगी, तो बेसेमराइजेशन रोक देंगे और फिर इसमें स्पिगलेशन, also called स्पीजेल, आयरन, मैग्नीज और कार्बन का एक अलॉय होता है, ये मिला देंगे। ये कार्बन कंटेंट को डिजायर्ड क्वांटिटी तक बढ़ा देगा। पहले आपने कार्बन पूरा कम कर दिया, बाकी इंप्यूरिटीज भी खत्म कर दी, फिर बाद में अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग स्पीजल मिला दिया जिसमें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बन स्टील में आ जाएगा जिस भी रेंज में आपको चाहिए। यहां मैग्नीज को एज अ इंप्यूरिटी हटाया था, बट इस स्पीजल में मैग्नीज मिलाते हैं। इस रिएक्शन के कारण काफी सारा आयरन FeO में बदल गया होगा। मैग्नीज उसको फ्री कर देता है और खुद लाइनिंग से रिएक्शन करके MnSiO3 बना के
इनसॉल्युबल फॉर्म में अलग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्पीजेल में मैग्नीज क्यों लेते हैं, जबकि मैग्नीज खुद एज ए इम्प्योरिटी आपने पहले हटाया था, ताकि वो उस एफईओ को रिलीज कर दे और खुद बाद में स्लैग बना लेगा। लाइनिंग आपने SiO2 की लगा ही रखी है। तो पहले सारी इम्प्योरिटीज को हटा दिया, बाद में कार्बन कंटेंट जितना डिजायर्ड क्वांटिटी में है उतना बढ़ा लिया। दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। सर ये पाइप का फंक्शन क्या है? इससे ऑक्सीजन फ्लश करेंगे, बट अगर कास्ट आयरन में फास्फोरस कंटेंट हाई होता है, अगर कास्ट आयरन में फास्फोरस कंटेंट हाई होता है तो ये ज्यादा क्वांटिटी में आयरन लॉस कर देगा। तब उसका बेसिक बेसेमराइजेशन करते हैं, मतलब फर्नेस में लाइनिंग SiO2 के बजाय CaO की लगाते हैं। तो बाकी सारी रिएक्शंस तो होती हैं। सल्फर की इंप्योरिटी ऑक्सीजन से SO2 में बदलने लगती है, कार्बन की इंप्योरिटी CO2 में बदलने लगती है, मैग्नीज MnO बनाता है, सिलिकॉन SiO2 बनता है, MnO और SiO2 आपस में रिएक्शन करके MnSiO3 की स्लैग बनते हैं। ये सारी प्रोसेस वही है। कुछ FeO में बदलता है, फास्फोरस P2O5 में बदलता है, बट फास्फोरस कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो P2O5 ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा और वो ज्यादा आयरन की स्लैग बना देगा। बेसिक बेसिमराइजेशन करने के लिए आपने बेसिक ऑक्साइड CaO की लाइनिंग लगा दी। अब की बार P2O5 उस बेसिक लाइनिंग से रिएक्शन कर लेता है। ये एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड, और ये कैल्शियम फॉस्फेट की स्लैग बनाता है। also called Thomas slag, and it is used as a fertilizer. तो अगर कास्ट आयरन में फास्फोरस कंटेंट हाई होता है तो बेसिक बेसिमराइजेशन करेंगे ताकि वो फेरिक फॉस्फेट की स्लैग बनने के बजाय कैल्शियम फॉस्फेट की स्लैग बनती है। और फिर इसमें भी इंप्योरिटी कम कर दी गई है। बाद में स्पिजेल मिला देंगे जो कार्बन कंटेंट बढ़ा देगा, आयरन को फ्री कर देगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का देखेंगे।